स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी और माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और जिसका चैप्टर है हमारा, आज चैप्टर करेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्लास +1 की वीडियो बना रखी है। अगर आपका कोई फ्रेंड, सखा, बंधु वो वीडियो देखना चाहता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब ही समझ लेते हैं क्या होता है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। क्या होता है मैक्रो का मतलब? लार्ज, मतलब एक बड़े स्केल पे, है ना। जब हम बात करें तो उसका मतलब होता है मैक्रो। अब वही इसमें जोड़ दिया इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। हमने बहुत इकोनॉमिक्स करते रहते हैं ना, अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स का मतलब सबसे पहले क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास बोला, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमारे पास हमारी पॉपुलेशन है ना। तो जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो अनलिमिटेड है। और जो उनकी इच्छाएं हैं वो तो पूछो मत, है ना। तो क्या होता है बच्चा कि एक इच्छा पूरी होती है, उसके बाद दूसरी इच्छा तुरंत आ जाती है ना। तो उसको हम कैसे फुलफिल करें, है ना। कि मतलब रिसोर्सेज तो हमारे पास इतने ही, जैसे हमने बोला हमारे पास मान लेते रिसोर्सेज 100 हैं और पॉपुलेशन अनलिमिटेड है और उनकी इच्छाएं भी अनलिमिटेड है। तो हमें उनको 100 के साथ कैसे पूरा एडजस्ट करना है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, है ना, तो उसको ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है हम ये जाने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लार्ज एरिया में, अब लार्ज एरिया में हम एक चीज देख लेते हैं, इसका डिफरेंस भी करेंगे। जैसे हमने एक बात कर रहे हैं, हम घर का बजट लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक आदमी अपने घर में जितना भी कमाता है वो अपने घर में बजट लेकर चलता है, उसको कितनी सेविंग करनी है, उसको कितना खर्च करना है, ये भी हमारा माइक्रो आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना, एक हमारे पास इंडस्ट्री है, कुछ भी लगा लो, है ना, जैसे मास्क बनाने वाली इंडस्ट्री बनाते हैं ना। तो इसमें क्या क्या छोटी छोटी फर्म है। अब फर्म क्या होती है बच्चा? फर्म हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास हमने सोचा मास्क बनाना है, ठीक है। तो कपड़ा जो बनाएगी वो एक अलग फर्म होगी, है ना। जो उसकी कटिंग करेगी वो दूसरी होगी, जो उसको सिलाई करेगी, जो प्रेस करेगी, ऐसे करके अलग अलग उसमें करा कि क्या लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट बने हुए हैं और उनको हम बोलते हैं फर्म। तो जब हम सिर्फ एक फर्म या 2 फर्म की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो। लेकिन जब हम वही बड़े लेवल पे बात करते हैं, पूरे इंडिया की इंडस्ट्री की बात करें, है ना, तो हम उसको बोलेंगे मैक्रो। तो ये है हमारे पास किसका मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं, छोटे एरिया की बात नहीं कर रहे हैं इसमें हम। और इसमें हम सोशल प्रॉब्लम मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट हम एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं या पूरे वर्ल्ड की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मुद्रास्फीति, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, है ना। अब इन्फ्लेशन क्या होता है ये हमारे चैप्टर है, हम तब करेंगे। अभी सिर्फ जस्ट आप देख लो कि इसमें हम पढ़ते क्या क्या इन्फ्लेशन में, ठीक है। उसके बाद इसमें हम नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है, ये हमारा बहुत बड़ा और वास्ट कंसेप्ट है। इसी को आगे चलते चलते हम स्टेप करके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं बच्चा? लार्ज एरिया की स्टडी देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, सिंपल सा, है ना, मुद्रास्फीति। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। तो हम जब ये सब स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझ आया होगा। हम देख लेते हैं ना, उसके बाद हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा। आप देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, माइक्रो में भी और मैक्रो में भी, मतलब समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र में हम क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस करने का जो हमारे पास एक पैरामीटर है वो क्या है हमारे पास? बेसिस ऑफ स्टडी, मतलब स्टडी का आधार क्या है। तो हम इसमें बेसिस ऑफ स्टडी में क्या देखेंगे कि हमारे पास हम कौन कौन सी स्टडीज पे इसका आधार मतलब स्टडी करते हैं। तो एक आता है हमारे पास, सबसे पहले माइक्रो की बात कर लेते हैं, है ना। तो माइक्रो में क्या करेंगे बच्चा? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एक घर की बात कर रहे हैं हम, एक फर्म की बात कर रहे हैं, है ना, एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइक्रो। और वही बात करेंगे मैक्रो की, तो हम इसमें क्या देखेंगे, हमारी जो सोशल इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये हम इसमें करेंगे, ठीक है। इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ठीक है, उसमें हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो जो बेसिस ऑफ स्टडी क्या है हमारे पास, दो तरीके में आएगा। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस लिखो, तो करने का तरीका क्या होगा बच्चा वो पहले देख लो। आप बनाओगे 3 कॉलम,
ठीक है इतना। यहाँ लिखोगे मैक्रो माइक्रो, यहाँ लिखोगे मैक्रो, और ये लिखोगे बेसिस ऑफ स्टडी करने का तरीका आपका, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एक घर की बात करेंगे, एक फर्म की बात करेंगे। माइक्रो हो गया, मैक्रो में हम कैसे डिफरेंसेस करेंगे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे बात करते हैं इकोनॉमिकल वेरिएबल। अब अच्छा इकोनॉमिकल वेरिएबल में भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इकोनॉमिकल वेरिएबल, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिकल वेरिएबल में बच्चा दो है हमारे पास। माइक्रो की जब हम बात करें तो माइक्रो में हम क्या देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बच्चा, माइक्रो में हम क्या देखते हैं, हमारे पास डिमांड और सप्लाई है ना। जो हम माइक्रो में हमने बुक पढ़ी थी प्लस वन में, तो उसमें हमने दो ही कंसेप्ट करे थे, एक हमारे पास डिमांड और एक सप्लाई। डिमांड और प्राइस का क्या था हमारे पास, नेगेटिव रिलेशन था, है ना, और सप्लाई और प्राइस का हमारे पास क्या था, पॉजिटिव रिलेशन था। ये हम माइक्रो में कर चुके हैं ना, प्लस वन में कर चुके हैं। तो बेटा हम माइक्रो में हम दो वेरिएबल यहाँ पढ़ेंगे, एक हमारे पास डिमांड, एक सप्लाई। लेकिन वही बच्चा अगर बात करें मैक्रो में, है ना, इसमें हमने करा डिमांड और सप्लाई। लेकिन वही बात करें अगर मैक्रो में, तो मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। मतलब पूरे देश में जितनी भी हमारे पास वस्तु हैं, जितनी भी हमारे पास सेवाएं हैं, उसकी डिमांड कितनी है, और पूरे अर्थशास्त्र में पूरे देश में कितनी हमारे पास डिमांड है और कितनी हमारे पास सेवाएं ली जा रही है। तो जब हम उसको स्टडी करेंगे तो वो आएगा हमारा मैक्रो में। आई होप आपको ये दोनों वेरिएबल समझ आ गए। नेक्स्ट करते हैं हम तीसरा, नेक्स्ट करते हैं हम इकोनॉमिक एजेंट। अब जो इकोनॉमिक एजेंट कौन है, एजेंट होते कौन है ना, जो हमारे किसी काम को हमें क्या बोलते हैं, मॉनिटर करे, उसको बोल सकते हैं हम एजेंट। तो एक आर्थिक एजेंट कौन होते हैं बच्चा, जो हमारी आर्थिक निर्णय, मतलब जो इकोनॉमिकल जो हमारे डिसीजन है उनको कोई हमें कंट्रोल करे या उनको कोई देखे, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट। अब तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जब माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो में क्या हो सकता है बच्चा, आर्थिक निर्णय एक व्यक्ति हो सकता है ना, कोई एक पर्सन हो सकता है जो उस चीज को अच्छे से समझे, है ना, कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो। लेकिन वही बात करते हैं बच्चा अगर मैक्रो की, मैक्रो में हमारे पास इकोनॉमिकल एजेंट कौन होते हैं, ये हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है ना, लाइक जैसे हम बात करें हमारे आरबीआई, आईएमएफ, है ना, इनके बारे में हम इस पूरी बुक में पढ़ेंगे। आरबीआई और आईएमएफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये कुछ ऐसी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो हमारी आएंगी मैक्रो एजेंट में। और माइक्रो में क्या आएगा, कोई हमारे पास फेमस या सॉरी बोल सकते हैं एक्सपीरियंस पर्सन, है ना, जो हमें सलाह दे सके आर्थिक निर्णय लेने में। जैसे हमारे घर में होते हैं, हमारे फादर होते हैं, हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, है ना, कई बार हमारी दादी मम्मी भी होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो छोटे लेवल पे हमें इकोनॉमिकल एजेंट के रूप में काम करते हैं वो हमारे माइक्रो में आएंगे, जो हमारी संस्थागत से जुड़े होंगे वो हमारे मैक्रो में आएंगे। वही बात करते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेट, है ना, एग्रीगेशन। तो अब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में हमारे पास क्या क्या आएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं संतुलन से, है ना, इसमें हम किस में बात कर रहे हैं बच्चा, एग्रीगेशन की उसमें बात करें तो इसमें हम बात करें संतुलन, संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम से। तो जो हम माइक्रो की बात करते हैं तो हम एक फर्म को संतुलन करने की बात करें, एक उपभोक्ता को संतुलन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वही मैक्रो की बात करें हम पूरे अर्थशास्त्र को, पूरी अर्थव्यवस्था को संतुलन की बात करें। अब संतुलन का मतलब क्या होता है, ना तो ज्यादा लॉस ना ही ज्यादा प्रॉफिट। तो इसमें हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास हमने 4 बेसिस कर लिए इसके जो डिफरेंसेस करने थे। फिफ्थ करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। अब जो इसके अंदर क्या करेंगे हम, पहले हम माइक्रो में देख लेते हैं, 2 कंसेप्ट है इसमें हमारे पास, जो टोटल प्रोडक्शन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट है ना, उसको क्या मान लेते हैं हम, फिक्स मान लेते हैं, है ना, वो स्थिर मान लिया। लेकिन मैक्रो में क्या मानते हैं हम, उसको वेरिएबल मानते हैं, मतलब वो परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि हम माइक्रो की बात करेंगे, जो हमारे पास कुल उत्पादन हुआ है और कुल रोजगार है वो स्थिर है, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। वही बात करते हैं हम दूसरी तरफ, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब जो हमारी आय है, जो उत्पादन है वो हमारे पास फिक्स है, और मैक्रो में क्या है, वो परिवर्तनशील है, ठीक है, माइक्रो में उल्टा है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेट ऑफ अजम्पशन। वही बात करते हैं बच्चा सेंट्रल इशू, है ना। अब हमारे पास जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो क्या हैं, हम जब माइक्रो की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब माइक्रो की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास केंद्रीय समस्या है वो क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये क्या है हम वो देख लेते हैं, इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में हम इसमें क्या देखते हैं, हमारे पास लैंड, कैपिटल
और हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स और हमारे पास लेबर। जब हम इन सब की बात करते हैं कि लैंड को हमने रेंट दे दिया, कैपिटल को हमने इंटरेस्ट दे दिया, है ना, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया, लेबर को क्या दे दिया, वेजेस, तो हम इसमें जो ये वाली समस्याएं हैं इनका अध्ययन करते हैं किसमें, माइक्रो में व्यष्टि में। लेकिन वही बात करते हैं मैक्रो की, तो बच्चे मैक्रो में हम क्या करते हैं, हम इसमें सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम पूरी लेके आते हैं ना, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ना, तो हम इसमें ये चीज स्टडी करते हैं। और इसके साथ और क्या स्टडी कर सकते हैं हम, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड हमारे होते हैं कि प्रोडक्शन कितना करना है ना, तो ये सब हम इसमें करते हैं मैक्रो में। वही हम देख लेते हैं हमारे पास मेथड ऑफ स्टडी क्या है। तो मेथड ऑफ स्टडी में हम मैक्रो में पढ़ते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मतलब सामान्य संतुलन विश्लेषण, और माइक्रो में पढ़ते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मतलब आंशिक संतुलन एनालिसिस। अब जो इसमें है क्या, जो माइक्रो है, पहले हम माइक्रो का देख लेते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, कैपिटल जो लैंड है वो हमारे पास क्या होता है, परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है, और उसके साथ मतलब परिवर्तन नहीं होते, तो हम इसमें बाजार संतुलन को देखते हैं। वही हम बात करते हैं मैक्रो में। मैक्रो में हम क्या देखते हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो माइक्रो है वो क्या है, मैक्रो का एक पार्ट है। वही बात करते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब अच्छा इसका मतलब क्या है, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। अब विरोधाभास मतलब हम एक चीज देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि हर व्यक्ति को ना बचत करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, है ना। अब सेविंग क्या होती है, जो चीज हम खर्च नहीं करते, जो इनकम, वो हमारी सेविंग है, तो हर व्यक्ति को सेविंग करनी चाहिए। तो बच्चा तो माइक्रो जो लेवल है ना हमारे पास, उस पे तो सेविंग करना ठीक है, ओके है यहाँ पे, है ना, सेविंग करना हमारा ठीक है। लेकिन बच्चा अगर हम जब पूरी मार्केट में सभी लोग हमारे सेविंग करने लग जाएंगे, तो बच्चा हमारे पास इन्वेस्ट कौन करेगा, है ना, तो वहीं आता है हमारे पास मैक्रो में। तो हम मैक्रो लेवल पे नहीं बोल सकते लोगों को कि वो सेविंग करें। अच्छा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो एक व्यक्ति है ना, वो पैसे खर्च कर रहा है। सपोज मैं हूँ, मैं मार्कर लेने गई, तो जो मैंने पैसे दिए हैं मार्कर के, वो अपनी सेविंग से तो दिए हैं। अगर मैं खर्च नहीं करूंगी तो दुकान वाले के पास पैसे कैसे जाएंगे, अगर दुकान वाले के पैसे नहीं जाएंगे तो वो आगे सप्लाई कैसे करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि माइक्रो लेवल पे तो सेविंग करना ठीक है, लेकिन मैक्रो लेवल पे सेविंग करना ठीक नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। तो बच्चा ये थे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। स्कोप मतलब हम उसको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब उसके क्षेत्र क्या है। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इसमें नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, है ना, वहाँ पे हम यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद करते हैं थ्योरी ऑफ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि किन लोगों को रोजगार मिला है, किन लोगों को रोजगार नहीं मिला। अगर रोजगार नहीं मिला तो कारण क्या है ना, और बेरोजगारी हो रही है तो उसके कारण क्या है, तो ये भी हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वही बात करते हैं थ्योरी ऑफ मनी। अब इसमें हम मनी मतलब मुद्रा, कि हमारे पास जो हमारे पास पैसे हैं, जो मुद्रा है, उसका प्राइमरी काम क्या है, उसका सेकेंडरी काम क्या है, और मनी कैसे फ्लो होती है, हम ये भी इसी में पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चा महंगाई और जो हमारे पास मंदी वगैरह होती है वो कैसे आती है, वो भी हम इसमें पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। वही अगर हम बात करें तो बच्चा गवर्नमेंट बजट। अब बजट का मतलब क्या होता है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बजट सिंपल सा समझ लेते हैं। जो हम पूरे मतलब बोल रहे एक साल के लिए जो हम जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको मैनेज करके चलते हैं कि हमें स्टडी को कितना देना है, एम्प्लॉयमेंट को कितना देना है, पॉवर्टी को कितना रखना है ना। जैसे हम अपने घर में बजट बनाते हैं, जैसे किसी की इनकम 5,000 है तो हम ये देखेंगे कि बच्चों की फीस कितनी देनी है, उसमें से हमें राशन कितना लेकर आना है ना। तो हमारा इसी तरह हम गवर्नमेंट बजट जो बनाते हैं उसमें भी हमें किसका काम आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वही बात करते हैं BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी हम इसमें देखते हैं कितना हमने एक्सपोर्ट करा, कितना हमने इंपोर्ट करा, मतलब आयात और निर्यात कितना करा। ये सब हम किस में पढ़ते हैं बच्चा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारा स्कोप है कहाँ का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वही बात करते हैं इसकी महत्वता क्या है बच्चा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चा वही सेम हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप है वही मोस्टली हमारे पास हमारे सिग्निफिकेंस में आता है। जैसे नेशनल इनकम में हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है ये, अनएम्प्लॉयमेंट में इंपॉर्टेंट होता है कि हम कारण लगा पाते हैं, है ना, कारण बता पाते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। वहीं बजट में मैंने आपको सेम बता दिया। वहीं पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब आर्थिक स्थिरता लाने के लिए, ना तो ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में ना तो ज़्यादा महंगाई होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मंदी होनी चाहिए, ठीक है। वही BOP की बात करें तो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा हमारे पास अगर हम सोशल प्रॉब्लम की बात करें, जैसे हमारे पास पॉवर्टी होगी, है ना, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गया, तो इनकी स्टडी के लिए भी हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। वही पॉलिसी फॉर्मेशन, जितनी भी हमारे पास 5 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान जितने भी बनते हैं वो हमारे कहाँ बनते हैं बच्चा, मैक्रो
इकोनॉमिक्स में। तो ये था हमारा चैप्टर इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।